लेट अस डिस्कस HA1 फर्स्ट। HA1 में केवल 1 to 10 बोला था मैंने, 16 तक करना ही नहीं है। अच्छा, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 16 सब्जेक्टिव करता हूँ, पहले HA1 कर लेते हैं। HA1 में बस क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट है, दैट्स इट ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज a complex cation formed by platinum in some oxidation state with ligands in proper number so that coordination number of platinum becomes 6। ध्यान से देखो, प्लैटिनम कैटायन है, we will not write platinate, तो बी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, बिकॉज प्लैटिनेट वी यूज इन एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। कौन कौन से लिगैंड्स प्रेजेंट है? अमाइन प्रेजेंट है, इथिलीन डाइअमाइन प्रेजेंट है और थायोसाइनेटो प्रेजेंट है। तो अगर अमाइन 2 होगा, एक एक करके वेरीफाई करते हैं, इथिलीन डाइअमाइन 1 होगा और थायोसाइनेटो डाई लिखा है तो 2 है, तो SCN2 है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सेटिस्फाई हो रहा है। अमोनिया रिजल्ट्स इन 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 अमोनिया 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। EN इज अ डाइडेंटेट लिगैंड, 1 EN विल फॉर्म 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स and each SCN will form 1 coordinate bond, to total 2 plus 2 plus 2 6 coordinate bonds। coordination number 6 is satisfied। Now let us verify the charge। यहाँ पे ammonia is neutral, EN is neutral, but SCN has -1 charge। 2 SCN है तो total negative charge will be -2। platinum 2 अगर होगा तो platinum पे +2, तो overall complex becomes a neutral complex। complex cannot be a cation, तो A option reject हो जाएगा। आ रहा है समझ में? हर्ष पवार, क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ रहा है? इसी तरह से वी हैव टू चेक फॉर ईच एंड एवरी ऑप्शन। बी ऑप्शन तो पहले रिजेक्ट कर दिया हमने, एक बार सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन में है डाइअमाइन, इथिलीन डाइअमाइन, डाइथायोसाइनेटो एस, प्लेटिनम 4। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, बस प्लेटिनम पे चार्ज चेंज किया इन्होंने, प्लेटिनम +4। ठीक है, प्लेटिनम +4 लेंगे तो पूरे कॉम्प्लेक्स पे +2 चार्ज आ जाएगा, तो दिस विल बी करेक्ट। आई थिंक दिस इज करेक्ट, सी ऑप्शन आएगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है ये? और कोई डाउट है HA1 में? ठीक है, अभी एक बार सब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं। HA सब्जेक्टिव में, एक सेकंड रुकना। हाँ, HA सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 में कौन कौन सा डाउट था? एक 16th 28th एंड 45, 16 28 एंड 45। ठीक है, 16 28 और 45। कोई और डाउट है क्या अदर देन दिस? 16 23 भी? ठीक है, इतना कर लेते हैं। तो सबसे पहले 16th करते हैं। सिक्सटींथ K3IrC2O4 होल थ्राइस। किसको डाउट है 16th में? संयम, कैन यू रेज योर हैंड संयम?
क्या डाउट आ रहा है संयम 16th में? व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग? बोलो। C2O4 is oxalate. C2O4 has -2 charge. C2O4 is oxalate. It is a didentate ligand. ठीक है, हो जाएगा अभी। इरिडियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे? ठीक है, हाँ हो गया। 16 हो गया, अभी 23। 37 भी कोई पूछ रहा है, हाँ। विल डिस्कस 37 ऑल्सो। 23। हाँ, PTNH3 होल 4 PTCl4। ये किसने पूछा मुझे? 23। हर्ष, कैन यू रेज योर हैंड्स हर्ष? क्या डाउट हो रहा है? बोलो। यू मे अनम्यूट एंड स्पीक। बोलो हर्ष, 23 में क्या डाउट हो रहा है? जो पहले लिखा है वो कैटायन है, जो बाद में लिखा है वो एनायन है। पहला वाला कैटायन होगा, दूसरा वाला एनायन होगा। हाँ हाँ, ऑलवेज। ठीक है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 4 क्लोरीन है, 2 प्लेटिनम है, प्लेटिनम पे चार्ज x ले लो, क्लोरीन पे चार्ज -1, अमोनिया पे चार्ज 0, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू +2। तो पहले वाले कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +2 आ जाएगा, दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स पे आ जाएगा +2 -4 -2। ऐसे भी चेक कर सकते हो कौन सा कैटायन है कौन सा एनायन है। ठीक है, 23 हो गया। 23 के बाद नेक्स्ट इज 28। 28 तो क्लास में कराया मैंने। 28 we have done in class notes also. और 24 में भी डेफिनेटली अमोनियम जो पहले लिखा है वो कैटायन है, बाकी दूसरा एनायन है। 28 तो क्लास में कराया है, 28 क्यों डाउट हो रहा है? किसको डाउट हो रहा है 28? हर्ष पवार, 28 is an example we have done in class notes. लेक्चर 2 में किया है, लेक्चर 3 में किया है ये? इवन अमोनिया वाला भी किया है, प्लैटिनम वाला भी किया है हमने। ये देखो, नेक्स्ट कौन सा है 28 के बाद?
28 के बाद 37 एंड देन 45। हाँ 37 किसको डाउट हो रहा है? अनुष्का, क्या दिक्कत जा रही है 37 में? यू मे रेज योर हैंड्स अनुष्का। बोलिए क्या दिक्कत जा रही है अनुष्का 37 में? व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग? बोलो। En2 ट्वाइस में En इज अ डाइडेंटेट लिगैंड एंड En इज अ न्यूट्रल लिगैंड आल्सो। En पे कोई चार्ज नहीं होगा। देखो ध्यान से, COCl2 En2 पूरा कॉम्प्लेक्स ट्वाइस है SO4। तो SO4 पे -2 चार्ज होता है। दिस इज इन शॉर्ट इस कॉम्प्लेक्स को सपोज A लिखता हूं मैं, तो A2SO4। तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है? +1 चार्ज है। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +1 है। We can write the complex as COCl2 En whole 2 plus. So this will help us in determining the oxidation number of the central atom. Oxidation number of the central atom, cobalt का x ले लो, x plus 2 into -1, En का 0, and total charge should be equal to charge on the complex, that is +1. या फिर ऐसे सॉल्व कर लो। Another way to solve this will be, suppose ये सब कुछ नहीं करते हम, total charge on a molecule must be 0. कोबाल्ट का चार्ज x, क्लोरीन का -1, En का 0, और ये 2 बार आ रहा है, और सल्फेट 1 बार आ रहा है। सल्फेट का चार्ज होता है -2। टोटल चार्ज इज इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू +3 आ जाएगा। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद कैसे करेंगे? डाइक्लोरो बिस इथिलीन डाइअमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट। क्लियर है ये? थर्टी सेवन के बाद 45 कौन पूछ रहा है? हर्ष पवार 45। CrOF4। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन पे चार्ज -2 लेंगे 45 में, Na2CrOF4। 2 सोडियम है तो 2 इंटू +1, एक क्रोमियम है X, एक ऑक्सीजन है -2, 4 फ्लोरीन है तो 4 इंटू -1, टोटल चार्ज 0। क्रोमियम का चार्ज निकाल लेंगे, ये +2 और -2 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा +4। तो आ जाएगा सोडियम, फिर टेट्राफ्लोरो ऑक्सो क्रोमेट 4, टेट्राफ्लोरो ऑक्सो या ऑक्सीडो क्रोमेट 4। क्लियर है ये? 45 समझा? ठीक है, एनी अदर डाउट? गुड।
आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। आई थिंक सम स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस भी कर लिया था हमने, जिसमें फेरोसीन, सैंडविच कॉम्प्लेक्स, जेसिस सॉल्ट, ये सब किया था ना हमने शायद से लास्ट लेक्चर में। वी हैड कंप्लीटेड टिल दैट पॉइंट। ये सब कर लिया था ना हमने? नहीं नहीं, ये नहीं किया था, सॉरी। आई थिंक थर्ड पीडीएफ स्टार्ट नहीं किया अभी तक हमने। थर्ड पीडीएफ स्टार्ट नहीं किया, सेकंड पीडीएफ तक कंप्लीट किया था। ठीक है। So let us start with the third PDF, coordination compounds 3. We'll talk about bonding in coordination compounds. How are the ligands and the central ions, central atom ions bonded to each other? Okay. There are different theories which have tried to explain the bonding in coordination compounds. The first and foremost theory was the Warner's theory. So Warner's results established complex salts as different salts from double salt. So he was the first scientist, okay, which talked about the differences between a complex salt and a double salt. ठीक है, जो start में मैंने introduction to coordination compounds में explain किया था कि complex salts do not ionize into all their constituent ions and double salts ionize into all their constituent ions. This was first pointed by Warner. So Warner was the first scientist, which resulted in coordination compounds to be studied separately. Okay. Then we explain the formation of coordination compounds by a rule called as effective atomic number rule, EAN rule. It is somewhat similar to the octet rule, which is used to explain the formation of a covalent bond or an ionic bond. Effective atomic number rule is somewhat similar to octet rule, just similar to there, just that if you look at the octet rule, there are many exceptions in the octet rule. So just as we have many exceptions in the octet rule, similar to that, we have many exceptions in the effective atomic number rule also. Effective atomic number rule is not sufficient to explain the formation of complexes. Two more theories are used. There are many more theories, but mainly we'll be covering the two more theories, valence bond theory and crystal field theory. So these are the four theories we'll be covering. We'll be discussing Warner's theory, the EAN rule, the valence bond theory, and CFT crystal field theory to understand the bonding in complexes. Okay. Let us first start with the Warner's theory. Okay, it is based on the name of a scientist called as Alfred Warner, who made some significant developments in the study of complexes. एक मिनट रुकना।
Let us first talk about the Warner's theory. We will first talk about postulates of Warner's theory. Warner said that metals possess two types of valencies. Metals have two types of valencies. One is a primary valency, one is a secondary valency. ठीक है, metals के पास दो टाइप की valencies होती हैं, एक primary valency, एक secondary valency. Metals का जो oxidation number होता है, जिसको वार्नर ने प्राइमरी वैलेंसी बोला था, और मेटल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर, कॉम्प्लेक्सेस में हमने एक ऑक्सीडेशन नंबर, एक कोऑर्डिनेशन नंबर, दो पॉइंट्स डिफाइन किए थे. ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज ऑन द मेटल एटम which is often which he called as the primary valency of the metal, and the coordination number of the metal से कितने coordinate bonds बन सकते हैं उसको वार्नर ने secondary valencies बोला था. Secondary valencies को non ionizable valencies भी बोलते हैं. Why they are non ionizable? Because they are actually covalent bond, they are actually coordinate bonds, they are bonded to the metal atom, so they are not ionizable, whereas the primary valencies are generally ionizable. Okay, they are satisfied by anions. Primary valencies are satisfied by anions, they are ionizable. The secondary valencies are satisfied by ligands, which may be anionic molecules, which may be neutral molecules. The secondary valencies are non-ionizable. In certain complexes, okay, the anions which satisfy primary valency also act as ligands. In those cases, okay, it will not be ionizable. Understood? First postulate, metals have two types of valencies, primary valency and secondary valency. The primary valency is same as the oxidation number and secondary valency is same as the coordination number. Ionizable जैसे which will separate in the solutions. Okay, normally जैसे NaCl, तो सोडियम की वैलेंसी 1 बोलते हैं, तो that valency is ionizable. Sodium and chlorine separate into two different ions in aqueous solution. Non-ionizable, ठीक है, जैसे CH4 is non-ionizable. Aluminium chloride को water में dissolve करोगे, so this will dissolve into Al3 plus Cl minus. So this is ionizable. So all the three valencies of aluminium are ionizable. Okay, it ionizes to give aluminium 3 plus and Cl minus, whereas CCl4 does not ionize. So all the four valencies, carbon is tetravalent, the four valencies of carbon are not ionizable. आ रहा समझ में ionizable और non ionizable में difference? So generally covalent bonds are not ionizable. Covalent bonds do not dissociate in aqueous solution. Ions, ionic bonds will separate in aqueous solutions. So therefore we say that the primary valency is ionizable and secondary valencies are non-ionizable. All the secondary valencies are arranged around the metal atom in a fixed geometry. The secondary valencies are arranged around the metal atom in a fixed geometry depending on the coordination number. Okay, different coordination numbers corresponding, the coordinate bonds have a fixed geometry around the central atom, around the central metal atom. Okay, coordination number 2 to linear, coordination number 3 to trigonal planar. These geometries we have also studied in the VSEPR theory. It is similar to that. Coordination number 2 पे linear, coordination number 3 पे trigonal planar, coordination number 4 पे tetrahedral or even square planar. Coordination number 5 पे दो possibility है, trigonal bipyramidal or square pyramidal, and coordination number 6 पे octahedral. So these are the different geometries possible for a given coordination numbers. While denoting the compound as per the Warner's theory, we represent the secondary valencies by solid lines and the primary valencies by dotted lines. Okay, secondary valencies को solid line से represent करते हैं, they are non-ionizable valencies. Primary valencies को dotted line से represent करते हैं, they are ionizable valencies. Suppose we are talking about addition compounds formed by COCl3 and ammonia. There were a number of different addition compounds which could be formed by combining cobalt chloride and ammonia in a definite ratio. Warner's experiments involved study of these compounds, study of these addition compounds. These addition compounds are compounds formed by mixing two different compounds in a fixed ratio. These addition compounds were initially thought to be similar to double salts, but later on they were established as complex salts. Okay.
तो COCl3.6NH3, COCl3.5NH3, येलो कलर का एक कंपाउंड था COCl3.6NH3. When cobalt chloride was mixed with ammonia in 1:6 ratio, it resulted in formation of yellow colored compound. ठीक है. When mixed in 1:5 ratio, it resulted in formation of a purple colored compound. When mixed in 1:4 ratio, it gave two different compounds with two different colors. One was green in color, one was violet in color. ठीक है. So accordingly, he predicted, he studied some more properties of these compounds and predicted that in the first complex, in the first compound COCl3.6NH3, all the 6 ammonia are directly bonded to the central atom via coordinate bonds, and all the 3 chloride ions are ionizable. All the 3 chloride ions are present in the ionization sphere. तो यहाँ पे इस डायग्राम में मैंने coordination sphere और ionization sphere represent किया है. The ions that are present in the ionization sphere, that is the outer sphere, are free. They can be ionized in aqueous solution. Okay, whereas whatever is present inside the coordination sphere, ये वाला coordination sphere है. The smaller sphere is the coordination sphere. Inside the coordination sphere, the ammonia molecules are bonded, tightly bonded to cobalt 3+, which do not ionize. आ रहा है समझ में? तो ammonia molecules are bonded by coordinate bond. They are present in the coordination sphere. They are bonded to cobalt 3+ in a fixed geometry. Chloride ions का कोई fixed geometry नहीं है. Ionization sphere में chloride ions का कोई fixed ऐसे geometry नहीं होता है. ठीक है? Understood? समझा यहाँ तक? Now talking about compound B. ध्यान से देखना 5 अमोनिया है. तो इसका जब हम एनालाइज करते हैं, ठीक है, by various experiments, it is found that out of the 3 chlorine in COCl3.5NH3, 1 chlorine is not ionizable. It is found that one of the chlorine is present inside the coordination sphere, so therefore it is non-ionizable. Effectively, only 2 chlorine atoms are ionizable in COCl3.5NH3. The better representation will be CONH3 whole 5 Cl Cl2. Understood? एक मिनट रुकना.
Similarly, let us talk about COCl3.4 NH3. It was found that COCl3.4 NH3 has only one ionizable chlorine. How did he establish that कितने ionizable chlorine है? Complex A, complex B, complex C. Initially, their formulae were not known. We only knew that one is formed by mixing COCl3 and ammonia in 1:6 ratio. Another is formed by mixing COCl3 and ammonia in 1:5 ratio. And the third one is formed by mixing COCl3 and ammonia in 1:4 ratio. So how did he find that कितने क्लोरीन आयनाइजेबल हैं, कितने क्लोरीन ठीक है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, कितने आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट है? ठीक है, ये सब समझने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट करा था. क्या एक्सपेरिमेंट करा था उसने? 1 मोल ए का रिएक्शन एक्सेस AgNO3 से रिएक्ट कराया, 1 मोल बी का रिएक्शन एक्सेस AgNO3 से कराया, और 1 मोल सी या डी का एक्सेस AgNO3 से कराया. एंड ही फाउंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट. जो क्लोरीन आयनाइजेशन स्फीयर में होंगे, ओनली दोस क्लोरीन एटम्स विल बी प्रेसिपिटेटेड. अगर आयनाइजेशन स्फीयर में 3 क्लोरीन है तो 3 मोल AgCl बनेगा. अगर आयनाइजेशन स्फीयर में 2 क्लोरीन है तो 2 मोल AgCl बनेगा. अगर आयनाइजेशन स्फीयर में 1 क्लोरीन है तो 1 मोल AgCl बनेगा. तो फ्रॉम द अमाउंट ऑफ AgCl precipitate formed by reacting with excess of AgNO3 from these complexes, from these compounds, he predicted ठीक है how many chlorine atoms are present in the ionization sphere and so on. ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार लिस्ट डाउन करेंगे what are the different experiments that were used by Warner for the study of complexes. यहाँ पे C के लिए, C और D के लिए हमने सेम फॉर्मूला प्रपोज किया है. C and D have different colors but the same formula. This shows that atoms can be in a definite geometry resulting in isomerism. ठीक है, the coordinate bonds are present in a definite geometry resulting in stereoisomerism. तो CONH3 होल 4 Cl2, 2 क्लोरीन अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाला दोनों क्लोरीन ट्रांस पे हो सकता है, दोनों क्लोरीन एक दूसरे के ऑपोजिट हो सकता है, या दोनों क्लोरीन सिस पे हो सकता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकता है. The bonds that are present in the coordination sphere are directional bonds. They have a definite geometry which can result in stereoisomerism. आ रहा है समझ में? Now we'll list down the experiments that were used by Warner for the study of complexes. Cis trans, ध्यान से देखना, ये जो C और D का हमने फॉर्मूला लिखा है उसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 2 क्लोरीन रखा है और 1 क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रखा है. The 2 chlorine atoms that are present inside the coordination sphere, they may be perpendicular, so cis form. They may be opposite to each other, 180-degree angles with respect to each other. They may be transformed. So this different forms results in different compounds. So these are cis and trans forms are two different compounds. One of them is C, the other is D. One of them is green in color, the other is violet in color. This shows that, this result shows that the coordinate bonds are having a fixed geometry, and this fixed geometry results in isomerism. ठीक है, क्लियर है ये हर्ष? Now we'll list down the experiments used by Warner for the study of complexes. ठीक है, one important experiment is by observing the nature and amount of precipitate. ऐसा एक एक्सपेरिमेंट हमने पहले भी यूज किया कंपाउंड्स ABC को डिफरेंशिएट करने के लिए. एक्सेस AgNO3 से रिएक्ट कराएंगे तो कंपाउंड A विल गिव 3 moles AgCl, कंपाउंड B gives 2 moles AgCl, कंपाउंड C gives 1 mole AgCl. ठीक है, so this helps us in understanding how many ions are present in the ionization sphere. Sometimes the nature of precipitate will also help us in predicting the formula of the complex. नीचे का एग्जांपल देखो, we have a compound CONH3 whole 5 BrSO4. We have a compound CONH3 whole 5 BrSO4. Actually दो different compounds इसी same formula के exist करते हैं. We have two different compounds. One is compound A, another is compound B. Both have the same molecular formula.
One of them, the compound A, is found to give no precipitate with AgNO3, but a precipitate with BaCl2. BaCl2 से white precipitate. This shows that BaCl2 barium ions form precipitate with sulfate. Okay? This shows that in the first complex, sulfate is in the ionization sphere, bromide is in the coordination sphere because there is no precipitate with silver. In the second compound B, there's a precipitation obtained with AgNO3 but no precipitate with BaCl2. This shows that AgNO3 से AgBr का precipitate बनेगा तो bromine ionization sphere में, sulfate coordination sphere में. Accordingly, the formulae of the complexes are proposed as CONH3 BrSO4 first compound and compound B is CONH3 whole 5 SO4 Br. ठीक है, तो from the study of properties of a complex, ठीक है, we can predict its formula. We can predict which ion will be in the coordination sphere, which will be in the ionization sphere. ठीक है, आ रहा है समझ में? Next important experiment is by measurement of colligative properties. अभी तक ये चैप्टर पढ़ा नहीं है तुम लोगों ने. दिस इज चैप्टर इन फिजिकल केमिस्ट्री, सॉल्यूशंस एंड colligative properties. तो उस चैप्टर में विल टॉक अबाउट colligative properties. Colligative properties are those properties which depend on the total number of solute particles. It is independent of the nature of solute particles. ठीक है. This depends on only the number of solute particles. If number of solute particles are same, the values of colligative properties will be same. If the number of solute particles are different, values of colligative properties will be different. ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे. एक चैप्टर ये सॉल्यूशंस एंड colligative properties. इसमें दो टाइप की प्रॉपर्टीज मेनली स्टडी करते हैं, तीन बोलेंगे. तो एक तो है measurement of freezing point. Such measurements are also called as cryoscopic measurements. Then we have measurement of boiling point, ebullioscopic measurements, and then we have osmotic pressure measurements. ठीक है, and then vapor pressure. So measuring one of these quantities, ठीक है, we can measure the values of colligative properties. More is the value of colligative properties, we'll say that more is the number of ions formed, more is the number of particles formed. Similarly, we can differentiate by measuring the electrical conductance. Electrical conductance depends on total number of ions as well as on the charge on the ions. More is the charge on the ions, more is the number of ions involved, more will be the electrical conduction. इसमें एग्जांपल देखो, A, B, C, D ये चार कॉम्प्लेक्सेस, CONH3 whole 6 Cl3, CONH3 whole 5 Cl Cl2, CONH3 whole 4 Cl2 Cl. इन कॉम्प्लेक्सेस को हम 1:3, 1:2 और 1:1 में क्लासिफाई कर सकते हैं. 1:3 will have 1 cation 3 anion or 3 cation 1 anion. ठीक है, 1:2 will have 1 cation 2 anion or 2 cation 1 anion. ठीक है, सिंपल है ये. जैसे Na2SO4, Na2SO4 can be called as a 2:1 salt which has 2 cations and 1 anion. क्लियर है ये? एक सेकेंड रुकना. क्वेश्चन नंबर 3 करो एक बार. ट्राई एंड अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 3. जल्दी से करो. टेक 2-3 minutes and solve question number 3.
हुआ क्या? क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। हाँ, प्राइमरी वैलेंसी 2 और सेकेंडरी वैलेंसी 6। हाँ करेक्ट है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखेंगे, प्राइमरी वैलेंसी इज द ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहले मैं सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देता हूँ। यहाँ कैल्शियम +2 आएगा, यहाँ पे प्लेटिनम +4 आएगा, यहाँ पे आयरन +2 आएगा, निकल +2 आएगा। तो सब में प्राइमरी वैलेंसी इज द ऑक्सीडेशन नंबर, secondary valency is the coordination number, EDTA is hexadentate ligand, single EDTA will form 6 coordinate bonds। तो 3 का A का coordination number 6। यहाँ पे EN is a didentate ligand, EN से 2 coordinate bond, and every chlorine and every bromine will form single coordinate bonds। टोटल 4 क्लोरीन हो गए, 2 क्लोरीन 2 ब्रोमीन, 4 coordinate bonds इधर हो गए। EN से 2 coordinate bonds, इसका भी coordination number 6। FeCN होल 6 का भी coordination number 6, इसका भी coordination number 6। coordination number तीनों का 6 आ जाएगा, चारों का। ठीक है, 2 6 4 6 2 6 2 6। क्लियर है ये? तो थर्ड प्रॉपर्टी इज द मेजरमेंट ऑफ मोलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है, तो मोलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के मेजरमेंट से भी हम कॉम्प्लेक्सेस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। Complexes which will form more ions and which will have more charge on the ions will result in greater conductance. The molar conductance will depend on the number of ions as well as charge on the ions. More is the number of ions formed, more is the charge on the ions, more will be the electrical conductance. So by measurement of electrical conductance also we can predict how many ions are present. ठीक है, how many ions are present, उसमें से कितने जो ions ionization sphere में वही आयनाइज हो सकते हैं, तो इसे प्रेडिक्ट करेंगे कितने आयंस आयनाइजेशन स्फीयर में, कितने कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। आ रहा है समझ में? ठीक है, there are many complexes in which water molecules may be present inside or outside the coordination sphere. In such cases we can differentiate the complexes by treating with a suitable dehydrating agent. Treating with a suitable dehydrating agent, it can absorb water molecules present outside the coordination sphere, but generally water molecules present inside the coordination sphere are very tightly held. They are not absorbed by dehydrating agents. So based on this, we can predict the number of water molecules present outside the coordination sphere. Okay? This will also help us in the study of coordination compounds, study of its properties. एग्जाम्पल देखो, CrCl3.6H2O, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के करस्पॉन्डिंग 3 कंपाउंड्स हो सकते हैं, कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, कंपाउंड सी। इट इज फाउंड दैट compound A when treated with concentrated H2SO4 does not suffer any loss in weight. Compound B when treated with concentrated H2SO4 suffers a loss in weight of M1, and compound C when treated with concentrated H2SO4 suffers a loss in weight of 2M1. Accordingly, we can predict the formula. The loss in weight for the compound C is twice the loss in weight of compound B. तो फॉर्मूला जब प्रेडिक्ट करेंगे तो A में सारे वाटर मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हैं, तो therefore A when treated with dehydrating agent does not suffer any loss in weight. The weight of A remains same. तो A के सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, A के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। B में 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, उसमें 5 अंदर है, 1 बाहर है, और C में 4 अंदर है, 2 बाहर है, ताकि इफेक्टिवली मोलर मास and the mass lost, the loss of mass loss due to water in C is twice the mass lost in B. ठीक है, क्लियर है ये? Then another important experiment that was performed by Warner was reactions with ion exchange resins. ठीक है, यहाँ पे पहले कटायन एक्सचेंज रेजिन्स के देखेंगे। इन आयन एक्सचेंज रेजिन्स में क्या होता है? ठीक है, the resins
take up the metal ions and release H plus ions in the solution. Cation exchange reagents release H plus ions in the solution, and anion exchange reagents release OH minus ions in the solution. We'll say that equivalence of H plus ions produced will be equal to equivalence of cation reacted. So based on this, let us solve this question. Get equipped to JEE question number 5. Try and attempt this question. Get equipped to JEE question number 5. ये वाला question. Try करो once. Try this once. Take 2 minutes. Try it. बताता हूं मैं कैसे करना है ये. ठीक है. यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे पहले चार्ज निकालना है. ठीक है. कैटायन पे कितना चार्ज है. ठीक है. विल से दैट इक्विवेलेंस ऑफ कैटायन is equal to equivalence of H plus will be equal to equivalence of NaOH consumed for neutralization. NaOH required for neutralization. Equivalence of cation को हम equivalence of complex भी लिख सकते हैं. And equivalence of complex will be n factor into moles. n factor into moles. Moles आ जाएगा 0.319 अपॉन इट्स मोलर मास. इस पूरे का मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो क्रोमियम 52 6H2O will be 108. 108 plus 52 is 160, and Cl3 71 plus 35.5 106
106.5 and 266.5. This is number of equivalents. into 1000 करेंगे, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स आ जाएगा. इट शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH. NaOH का कितना यूज हो रहा है? 28.5 ml इंटू मोलारिटी कितना है? 0.125. इसको सॉल्व करके एन फैक्टर का वैल्यू निकाल लेंगे. एन फैक्टर से आता है 28.5 इंटू 0.125 divided by into 266.5 and divided by 319. 2.97, which is approximately 3. So charge on the cation should be plus 3. Charge on the cation as well as anion should be 3. Therefore A. Clear है ये क्वेश्चन नंबर 5 का A? समझा सबको क्वेश्चन नंबर 5? ऐसा एक और क्वेश्चन HA2 में भी दिया हुआ है, वो भी ट्राई करो. ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन HA2 में दिया हुआ है. रुको एक सेकेंड. एक सेकेंड रुकना. अभी तो मिल नहीं रहा है, बट ऐसा क्वेश्चन हाँ सब्जेक्टिव में है. ऐसा सेम ही क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में भी. क्वेश्चन नंबर 6. दिस द सेम क्वेश्चन. एक बार क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो. सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 8. दिस इज बेस्ड ऑन दी वार्नर्स एक्सपेरिमेंट. सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो. ऑल्सो 7.
देखो क्वेश्चन नंबर 7 में it is given that the compound gives no precipitate with AgNO3. As the compound gives no precipitate with AgNO3, that means the chlorine cannot be in the ionization sphere. Chlorine must be in the coordination sphere. और एम्पेरिकल फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं. ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, जो हमने प्रीवियसली ये कंसेप्ट पढ़ा है एम्पेरिकल फॉर्मूला डिटर्मिनेशन का, COCl H2O NH3, इनको रेस्पेक्टिव मासेस से डिवाइड करेंगे. परसेंटेज कोबाल्ट का कितना है? 21.24, क्लोरीन का 12.81, H2O का 6.53 और NH3 का 24.77. रेस्पेक्टिव मासेस से डिवाइड करेंगे. 24.77 बाई 17, 6.53 बाई 18, 12.81 बाई 35.5. कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.7 लेते हैं. फिफ्टी 58.9, चलो 59 ले सकते हैं. तो ये दो डेसिमल्स तक ये सारे वैल्यूज निकाल लेते हैं तो इससे एक रेशियो आ जाएगा. 21.24 डिवाइडेड बाई 59 इज 0.36. फिर 12.81 divided by 35.5. Again, this is also 0.36. 6.53 divided by 18. ये भी 0.362 ऐसा कुछ आ रहा है. और 24.77 by 17. ये 1.45. सबको डिवाइडेड बाई 0.36 करेंगे. डिवाइड बाई द स्मॉलर नंबर. ये आ जाएगा 1, 1, 1 and 4. Now chlorine must be inside. The formula becomes CONH3 whole 4 H2O and Cl. This is the formula of the complex. Clear है ये क्वेश्चन नंबर 7? Understood? अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. 7 समझा क्या? क्वेश्चन नंबर 7. ईशान, इस क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 आंसर इज करेक्ट. Complex A में all water molecules will be inside the coordination sphere. Therefore, it does not react with concentrated H2SO4. Complex B और complex C में respectively 1 and 2 H2O molecules will be outside the coordination sphere. So complex B will have Cl2.H2O. Complex C will have Cl.2H2O. तो क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थोड़ा इजियर है. कैलकुलेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड. कॉम्प्लेक्स A will be all hydrogen atoms, all water molecules inside, तो CrH2O whole 6Cl3. कॉम्प्लेक्स बी में एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर है तो CrH2O whole 5Cl Cl2.H2O. और कॉम्प्लेक्स सी में दो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर है बिकॉज इट लूजेस डबल द मास ऑफ बी. दिस becomes CrH2O whole 4 Cl2 Cl.2H2O. ठीक है, आ रहा है समझ में? आगे कंटिन्यू करते हैं.
तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स में H+ फॉर्म होता है, एनायन एक्सचेंज रेजिन्स में, ठीक है, OH- फॉर्म होता है। कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स में बोलेंगे हम इक्विवेलेंस ऑफ कैटायन इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ H+. In the cation exchange resin, we'll get number of equivalents of the cation reacted is equal to number of equivalents of H+ produced. In case of anion exchange resins, we'll say that number of equivalents of anion produced will be equal to equivalents of base reacted or equivalents of OH-. ठीक है. Next, we'll talk about the effective atomic number rule, also known as Sedgwick's EAN rule. Effective atomic number gives the effective number of electrons present on the central atom, effective number of electrons present on the central atom, including the electrons coordinated by ligands. So whenever ligands form bonds with the central atom, ligands donate their lone pair towards the central atom. So every lone pair will result in 2 electrons on the central atom. So counting all the electrons coordinated by all the ligands and also taking into account the oxidation number of the central atom, we find its effective atomic number. Effective atomic number is the effective number of electrons present on the central atom. It is calculated from its actual atomic number by subtracting the oxidation number and adding the number of electrons coordinated by ligand. The formula can be written as atomic number minus oxidation number plus 2 into coordination number. 2 into coordination number gives the number of electrons coordinated by ligands. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करते हैं. K4FeCN6 potassium ferrocyanide. If we calculate the effective atomic number of the central atom iron, oxidation number is 2. So effective atomic number will be atomic number actual minus charge plus 2 into coordination number is equal to 36. NiCO whole 4 का निकालते हैं. निकेल का atomic number 28. No charge on nickel, so 28 minus 0. There are 4 carbonyl groups. Each carbonyl group will give 2 electrons. So 2 into 4, 8. So 28 plus 8, 36. So EAN of NiCO whole 4 भी 36 है. EAN of K4FeCN6 भी 36 है. 36 is the atomic number of a noble gas. So whenever we have 36 electrons, okay, we get a noble gas configuration, we get very stable. In these complexes, in these examples, the central atom attains stability by attaining the noble gas configuration. We'll say that complexes, as per the effective atomic number rule, complexes are formed in such a manner that the EAN of the central atom, okay, acquires a noble gas configuration. The effective atomic number of the central atom, okay, becomes same as the next nearest noble gas. ठीक है, clear है ये point? Okay, this rule is sometimes also called as the 18 electron rule because it results in 8 electrons in the outermost shell and 10 electrons in the penultimate D shell. So 18 electron rule. So as per this rule, the complexes must be formed in such a manner that EN of the central atom is equal to the atomic number of next noble gas. Okay, but there are many complexes in which EN rule is not followed. Just as we have many exceptions to the octet rule, similar to that, we have many exceptions to the EN rule. There are very few complexes which can be explained on the basis of EN rule. यहाँ पे कुछ complexes के लिए effective atomic number calculate करना है. We'll apply the formula Z minus oxidation number plus 2 into coordination number. ये कुछ examples देख लो. K3FeCN6, K3FeCN6, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 3 है. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे. एटॉमिक नंबर इज 26. ठीक है, चार्ज इज 3, 26 minus 3, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, तो 2 into 6 इज इक्वल टू 35. तो K3FeCN6 में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 आ रहा है. ठीक है, तो स्टिल इट इज अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स. इनफैक्ट इट इज मोर स्टेबल देन K4FeCN6. तो EN rule is not a criteria which can explain the formation of complexes satisfactorily. There are many complexes in which EN rule is not followed. जैसे platinum PTCl2NH3 whole 2, ठीक है, effective atomic number comes out to be 84, which is different from the atomic number of the next noble gas. Copper के लिए देखेंगे. हाँ, EN rule क्या है? As per the EN rule, the effective atomic number should be equal to the atomic number of next noble gas. ठीक है, if the effective atomic number is equal to the atomic number of next noble gas, we'll say that
The electrons, the number of electrons is similar to that present in a noble gas element. Electronic distribution results in stability. We'll say that complexes are formed so that the central atom acquires a noble gas configuration. The central metal atom, the effective atomic number of central metal atom becomes equal to the atomic number of a noble gas element. ठीक है, क्लियर है ये हर्ष? नहीं समझा अभी भी? EN रूल हर्ष समझा? वेरी गुड, समझा ना? Only very few complexes follow EN rule. There are many exceptions to EN rule. Okay, some exceptions to EN rule are these three examples: K3FeCN6, PtCl2NH32, and CuNH3 whole 4 SO4. Okay, in which EN is not equal to the atomic number of noble gas. तो इन तीनों complexes में effective atomic number rule follow नहीं होता है. ये pi bonded complexes में will count all the pi electrons that are coordinated to the central atom. Dibenzene chromium, bisbenzene chromium में both chromium atoms are bonded to both benzene rings are bonded to chromium, and each benzene ring is contributing 6 electrons. The total number of electrons contributed by the two benzene will be 12. So effective atomic number निकालेंगे. Chromium का atomic number 24. There is no charge on chromium, so 24 minus 0. And total number of electrons shared or coordinated by ligands is 12. Both benzene rings sharing 6 electrons each. Then talking about ferrocene. Ferrocene में effective atomic number निकालेंगे. Atomic number 26. Oxidation number 2, 26 minus 2, 24. Plus 2 Fe plus 2 and 2 Fe plus 3. Sorry, कौन सा कर रहे थे हम? हाँ, C5H5. C5H5 minus has 6 pi electrons. Each C5H5 will coordinate 6 electrons. ठीक है, तो 26 minus 2 plus 2 into 6 total 36. तो इन कॉम्प्लेक्सेस में EN रूल फॉलो हो रहा है. जिसमें भी EN रूल नेक्स्ट नोबल गैस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बराबर है, उसमें विल से दैट EN रूल इज फॉलोड. ठीक है, एन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज NO, which is often written as nitrosyl, is effectively a 3 electron donor, whereas NO plus is a 2 electron donor. NO nitrosyl is a 3 electron donor. So this is explained by the phenomenon when iron carbonyl reacts with nitrosyl. It is found that 3 carbonyl groups are replaced by only 2 nitrosyl groups. The electrons contributed by 3 carbonyl groups is equal to the electrons contributed by 2 nitrosyl groups. ठीक है. Alternately, we can write the formula as, ठीक है, NO को NO प्लस लिखेंगे, तो NO प्लस जैसे ही लिखेंगे आयरन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, विल गेट Fe as -2. ठीक है, तो हमेशा जब भी NO किसी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है ना, तो हम उसको NO प्लस की तरह ही कंसिडर करते हैं. मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग और इन्वॉल्विंग NO लिगैंड्स हैव NO प्रेजेंट एज NO प्लस. यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करना, metals can have a negative oxidation state also. This is a complex in which metal has a negative oxidation state. An important point here is EN rule is found to be always true in homoleptic carbonyl complexes. In homoleptic carbonyl complexes, complexes in which carbonyl is the only ligand, complexes in which carbonyl is the only ligand, EN rule is always followed. Examples are NiCO whole 4, FeCO whole 5, CrCO whole 5, etc. An important example here is vanadium hexacarbonyl, VCO whole 6, is a stable molecule, but does not have effective atomic number of 36. It has an effective atomic number of 35 only. So despite that, it is stable. So EN rule is not the only criteria for explaining stability. But an important result regarding VCO whole 6 is it tends to get easily reduced, because on reduction, it will gain 1 electron. Effective atomic number from 35 will go to 36. That is a stable arrangement. ठीक है, क्लियर है? ये आ रहा है समझ में?
MnCO होल 5 की बात करेंगे। MnCO होल 5 मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 और 10 इलेक्ट्रॉन्स 5 कार्बोनिल से आ रहे हैं, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 आएगा। तो it tends to dimerize to attain stability. Dimerization में there will be a manganese covalent bond which will contribute one extra electron, resulting in effective atomic number of 36. COCO होल 4 अगेन इसका भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 34 है, कम आ रहा है। ठीक है, COCO होल 4 को जब अटैच करते हैं, it undergoes dimerization. In the dimer structure, the EN rule is applied. क्लियर है ये? तो डायमर स्ट्रक्चर में देखो, 3 कार्बोनिल ग्रुप्स डायरेक्टली बॉन्डेड है ईच कोबाल्ट से। तो 3 कार्बोनिल ग्रुप्स, ईच कार्बोनिल ग्रुप विल फॉर्म one coordinate bond, it will contribute 6 electrons. And then there are 3 normal covalent bonds. ये covalent bond हो गया, ये covalent bond हो गया, ये covalent bond हो गया। Per covalent bond there will be 1 electron. Effective atomic number calculate करेंगे कोबाल्ट का, atomic number 27 minus 3 into 2 plus 3 into 1 will be 36. तो यहाँ पे भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो हो रहा है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल मे और मे नॉट बी फॉलोड। ठीक है, क्लियर है ये? कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड। ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 5, ट्राई एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करो। मैं 2 मिनट आया, तुम लोग ट्राई करो।
देखो फर्स्ट का कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4 का ए, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर x ले लो। देर आर 3 ऑक्सलेट, ऑक्सलेट हैज -2 चार्ज और टोटल चार्ज इज इक्वल टू -3। तो सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू +3। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन कम्स आउट टू बी +3। नाउ विल ऑल्सो डिटरमाइन द कोऑर्डिनेशन नंबर बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर विल ऑल्सो बी यूज्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर आयरन का यहाँ पे 6 आएगा क्योंकि ऑक्सलेट इज अ डाइडेंटेट लिगैंड, 3 ऑक्सलेट से 3 × 2 6। नाउ विल अप्लाई द फॉर्मूला। Atomic number 26 minus oxidation number 3 plus 2 into coordination number. तो 26 minus 3 23 plus 12 35। तो फर्स्ट का आ जाएगा 35। ठीक है, एच जी, यहाँ पे एच जी पे चार्ज निकालेंगे तो मर्क्यूरी पे चार्ज आ जाएगा x प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू +2। तो मर्क्यूरी पे चार्ज +2 आ जाएगा। 4 आयोडाइड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाएगा। अब इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे। एटॉमिक नंबर मर्क्यूरी का होता है 80। 80 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 4 तो 78 प्लस 8 इज इक्वल टू 86। इसमें ई एन रूल फॉलो हो रहा है। 86 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ रेडॉन। तो एच जी आई 42 माइनस फॉलोज द ई एन रूल। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो बी का 86 आ रहा है, 85 कैसे आया तेरा ईशान? बी का 86 आएगा, 4 का बी इज 86 नॉट 85। सही किया ना हमने। 80 एटॉमिक नंबर 79 लिया क्या तूने? डिड यू टेक 79? गोल्ड इज 79, एच जी इज 80। ठीक है, सिमिलरली हम सी और डी का भी निकाल सकते हैं। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हमें मेटल कार्बोनिल्स का फॉर्मूला प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेटल कार्बोनिल्स में हमेशा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो होता है। ठीक है, देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन, दैट इज VCO होल 6। अदर देन दैट EN रूल इज ऑलवेज फॉलोड। तो हमें EN के लिए रूल के लिए 24 से 36 चाहिए, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 12 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 12 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें 6 कार्बोनिल चाहिए। तो फॉर्मूला विल बी CrCO होल 6। ईच कार्बोनिल विल कोऑर्डिनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। Fe में 26 से 36 के लिए वी नीड 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 5 कार्बोनिल्स। फॉर्मूला विल बी FeCO होल 5। आ रहा है समझ में? और निकल में 28 इलेक्ट्रॉन से 8 और चाहिए, विल गेट 4 कार्बोनिल्स, तो NiCO होल 4। So this way we can predict the formula of the complexes. ठीक है, आया समझ में ईशान? wherever कार्बोनिल इज एक्टिंग एज अ ब्रिजिंग लिगैंड, जहां भी कार्बोनिल ब्रिजिंग लिगैंड की तरह एक्ट कर रहा है ना, वहां पे इट फॉर्म्स नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। And for a normal covalent bond, we'll count only 1 electron from the ligand. For a coordinate bond, we count 2 electrons from the ligand. But for a normal covalent bond, we'll count only 1 electron from the ligand. ठीक, cobalt, cobalt, a single covalent bond is there. For a single covalent bond also, for any covalent bond, metal metal bond or metal ligand, normal covalent bond, not a coordinate bond. For coordinate bond, we'll count 2 electrons. For every other covalent bond, we'll count 1 electron. ठीक है, ये ध्यान में रखना whenever we calculate the effective atomic number। यहाँ पे कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, मेटल कार्बोनिल में ऑक्सीडेशन नंबर 0, 3 है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। फॉर एवरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड विल काउंट 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बट फॉर एवरी नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड विल काउंट 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आ जाएगा। ठीक है, इट फॉलोज द एन रूल। क्लियर है ये? ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। होमवर्क में HA1 कंप्लीट करो। ठीक है, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं HA1 के कंप्लीट करो। और HA सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 2 तो कर लिया, 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 3 to 9। ठीक है, तो ये होमवर्क हो गया। तो 4th PDF हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, क्लियर है ये? चलो, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। एंड करूं लेक्चर? कुछ पूछना है? चलो एंड कर रहा हूं।